Good morning, all of you. Today we will know about Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table क्या है? इसके पहले हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग का रिवीजन कर लेते हैं जो मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाया था। उसमें हमने पढ़ा था कि टोटल 118 नोन एलिमेंट हैं जिन्हें क्लासिफाइड क्यों किया गया, ताकि हम इजीली उनको स्टडी कर सकें। हमने अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए उनको क्लासिफाइड किया। जैसे हम एनिमल्स को क्लासिफाइड करते हैं, उनको हमने क्या किया कि पूरी फैमिली थी, फिर उसका फाइलम, फाइलम के बाद उसकी क्लास, तो इस तरीके से हमने उनको क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। अब यहाँ हमने क्या किया है, एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया है। क्यों? ताकि उनकी स्टडी सिस्टमैटिक हो सके, इजी वे में हो सके, इसलिए हमने उनको क्लासिफाइड किया है। अब इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया। सबसे पहले जो वर्क किया था वो किया था डोवर्नियर ने। डोवर्नियर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, उन्होंने कहा 9 एलिमेंट्स केवल क्लासिफाइड किए, 3 ट्रेड्स बनाए। 3 ट्रेड्स में उन्होंने 9 एलिमेंट को क्लासिफाइड किया। उन्होंने एक ट्रेड में 3 एलिमेंट रखे। तो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से रखे? जैसे उन्होंने फर्स्ट ट्रेड जो बनाया वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का बनाया। अब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है? ये तीनों ही एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। और क्या कहा, और ये कहा कि लिथियम और पोटेशियम का अगर हम दोनों का मास नंबर का एवरेज निकालें, एवरेज एटॉमिक मास निकालें, तो किसके बराबर होता है? सोडियम के मास के बराबर होता है। तो इस तरीके से उन्होंने 9 एलिमेंट को क्लासिफाइड किया। लेकिन उनकी क्या लिमिटेशंस थी कि जो एलिमेंट उन्होंने क्लासिफाइड किए वो तो उन्होंने कर दिए, लेकिन बाकी जो और एलिमेंट्स थे उन्हें वो क्लासिफाइड नहीं कर पाए। दूसरी बात, जो भी उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है और जो नीचे वाला एलिमेंट है, अगर हम उन दोनों के मास नंबर को प्लस करते हैं तो बीच वाले एलिमेंट उसका एवरेज निकालते हैं तो बीच वाले एलिमेंट के एवरेज के बराबर होगा, उसके मास नंबर के बराबर होगा। लेकिन ऐसा उन 9 एलिमेंट के साथ तो सही था, लेकिन और एलिमेंट वो सारी चीजें फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए वो थे डोवर्नियर। डोवर्नियर एक म्यूजिशियन भी थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो एवरी 8th एलिमेंट विद रिपीटेड फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। अब वो कैसे होगी कि जैसे म्यूजिक के नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा आता है, यानी रिपीटिशन होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होगा। और जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट एलिमेंट की किसके सिमिलर होंगी? 8th एलिमेंट की। और उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किए एलिमेंट। टोटल 56 नोन एलिमेंट थे, उन्होंने उनको क्लासिफाइड किया, और बाकी जितने एलिमेंट थे उनको क्लासिफाइड नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने ये कहा कि एवरी 8th एलिमेंट हैज द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट वन, यानी कि जैसे पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिसिटी होती है, जैसे आपने वो पढ़ा है, पीरियोडिक मोशन पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि एक बार एक सर्कुलर मोशन में कोई चीज घूम रही है तो बार बार उसी जगह पर आती है, यानी बार बार पीरियोडिक का मतलब है बार बार उसी प्लेस पर आना। तो यहाँ पर भी यही है कि वही प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट कर आती हैं, लेकिन कैसे आती है? एवरी 7 एलिमेंट के बाद जो नंबर आएगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन के बराबर जैसी होगी। तो ये किसने कहा? ये जो है कहा साइंटिस्ट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, यानी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके जैसी होंगी? फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होंगी। ये सब हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मेंडलीव। मेंडलीव ने सबसे पहले इसे पीरियोडिक टेबल का नाम दिया, और उन्होंने जो है इसको क्या किया, अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के उन्होंने कहा कि व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एट द सेवरल इंटरवल्स, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी कुछ इंटरवल के बाद। तो ऐसे उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाई, और इस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने कितनी 7 तो पीरियड रखे और 8 ग्रुप्स रखे। इस तरीके से उन्होंने डिवाइड की कि 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स, और जितने भी एलिमेंट थे उस समय उन्होंने उन सबको क्लासिफाइड कर दिया। 63 एलिमेंट थे, उनको क्लासिफाइड कर दिया। लेकिन उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी क्या क्या मेरिट्स थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले से पीरियोडिक टेबल का रूप दिया, टोटल जितने भी एलिमेंट्स थे उस समय नोन, उन सबको क्लासिफाइड किया, इसलिए ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस टेबल के अंदर ही, इस टेबल से ही जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, उसका बेस क्या है? मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने तो ये कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास होता है, यानी कि जो पीरियोडिक फंक्शन है वो रिपीट इंटरवल के बाद जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली होता है। बस इसमें ही डिफरेंस था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी मेरिट्स हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इसे एक टेबल का रूप दिया। उन्होंने ही जितनी भी एलिमेंट्स थी उन सबको क्लासिफाइड किया, और जो एलिमेंट्स नोन भी नहीं थे उस समय, अननोन थे, उन एलिमेंट्स के लिए भी स्पेस छोड़ी, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया कि जो आगे आके ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनकी जगह ये है। उनको उन्होंने एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन, इस तरीके से उनका नेम भी दिया कि आगे आने वाले। एका का मतलब होता है फर्स्ट, यानी कि पहले बोरोन उसके बाद वो एलिमेंट आए। तो उन्होंने इस तरीके से उसका नेम भी दिया, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। और बाद में उनकी जगह पर जो एलिमेंट्स आए, तो आप बोरोन के नीचे जो आया वो स्कैंडियम आया, जो एल्यूमिनियम के नीचे आया वो गैलियम आया, और जो सिलिकॉन के नीचे आया वो जर्मेनियम आया। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? उनके सिमिलर ही थी। तो उन्होंने जो ये पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें उन्होंने कहा कि जो ग्रुप्स हैं इस तरीके से ग्रुप होंगे, वर्टिकल कॉलम में, और हॉरिजॉन्टल में क्या होंगे? पीरियड्स होंगे। तो वर्टिकली ग्रुप्स होंगे, और इन ग्रुप्स में क्या होंगी? जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी। और इस तरीके से क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास उन्होंने सारे एलिमेंट को लगा दिया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया? जितने भी एलिमेंट्स थे उनको डिस्कवर कर दिया। उसके बाद उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की? कि उन्होंने इसके अंदर ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले भी दिए। उन्होंने ऑक्साइड के लिए एक अलग ऊपर बना दिया, नीचे उसके बाद हाइड्राइड भी बताया कि किस तरीके से ये एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे। यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उनका फॉर्मूला ऑक्साइड का ये होगा और हाइड्राइड का ये होगा। जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है उनका ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है और हाइड्राइड का ये। उन्होंने ए और बी करके ग्रुप को भी बांटा। उन्होंने एक जो इस तरफ दिए एलिमेंट, इस तरफ जो एलिमेंट लिखे वो ग्रुप ए के थे, जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी। तो फर्स्ट ए में जो एलिमेंट थे और फर्स्ट बी के जो एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, लेकिन उन्होंने इस तरीके से फर्स्ट ए फर्स्ट बी, फिर सेकंड ए सेकंड बी, इस तरीके से उन्होंने एक ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने हाइड्रोजन को भी प्लेस दिया, लेकिन हाइड्रोजन को जो उन्होंने प्लेस दिया वो थोड़ा सा उसके अंदर बाद में लिमिटेशंस में आया, वो कि जो हाइड्रोजन था उसको उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में रखा, और जो फर्स्ट ग्रुप उसकी जबकि प्रॉपर्टीज हेलोजन से भी मिलती थी, यानी कि ग्रुप 7 से भी मिलती थी। तो ग्रुप 7 से भी उसकी प्रॉपर्टी मिलती थी क्योंकि, लेकिन और वो मेटल भी नहीं है हाइड्रोजन, तो उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 7 से मिलती थी, लेकिन उन्होंने उसे कहाँ रखा? ग्रुप फर्स्ट में रखा। तो ये उनकी क्या थी? एक लिमिटेशन। ठीक है। और क्या था? द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट उन्होंने बता दिए। कोबाल्ट एक और उनकी वो थी लिमिटेशन कि कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है 58.9 होता है और निकिल का होता है 58.7। तो उन्होंने क्या किया कि पहले कौन सा रख दिया? 58.9, जबकि हमें क्या रखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि पहले हमें छोटा रखना है फिर उसके बाद उससे बड़ा रखना है। लेकिन उन्होंने कैसे रखा कि पहले कोबाल्ट रखा और फिर निकिल रखा, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है निकिल के एटॉमिक मास। तो ये भी उनकी एक लिमिटेशन में आता है कि वो सबको क्लासिफाइड तो लिए किया, लेकिन उन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई वो कुछ एलिमेंट फुलफिल नहीं कर रहे। तो हमें सबसे पहले इसकी मेरिट्स पता होनी चाहिए और डीमेरिट्स भी पता होनी चाहिए। डीमेरिट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरिट्स भी कुछ कम नहीं। आपको लिमिटेशंस भी पढ़नी है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़नी है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की? कि उन्होंने 8 ग्रुप्स वर्टिकल जो बनाए वो ग्रुप्स बनाए, और 7 क्या बनाए? पीरियड्स बनाए। जो कैसे बनाए? हॉरिजॉन्टल बनाए। ठीक है। टोटल 63 एलिमेंट नोन थे, उन्होंने उनको क्लासिफाइड कर दिया, और जो अननोन एलिमेंट थे उनके लिए भी उन्होंने स्पेस छोड़ी। जो स्पेस छोड़ी उनका नाम भी उन्होंने उन एलिमेंट को पहले ही उनका नेम भी दिया, जैसे एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, जो बाद में एलिमेंट वो बाद में डिस्कवर हुए और उस जगह पर आए।
फिर उन्होंने ये कहा कि जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे ग्रुप फर्स्ट है तो इसमें जितने एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। उसके उन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्साइड और हाइड्राइड दोनों के फॉर्मूले भी दिए। इसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्साइड या हाइड्राइड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि अकॉर्डिंग टू मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, यहाँ आपका इसके अंदर आ जाता है थर्ड ग्रुप के अंदर एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का आप बनाइए, ऑक्साइड क्या होगा और हाइड्राइड क्या होगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का जब आप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, Al2O3। तो सीधे आपने कंपाउंड फॉर्म कर दिया, आपको कोई इसके अंदर बैलेंसीज नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, सीधे आप हाइड्राइड। अब आपने क्या बनाया, हाइड्राइड बनाया AlH3, ये क्या बन गया इसका, हाइड्राइड। तो इस तरीके से आप इजीली किसी भी एलिमेंट का उसका कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं विदाउट वैलेंसी। आपको वैलेंसी नहीं भी मालूम फिर भी आप बना सकते हैं। जैसे इसके अंदर आता है फोर्थ ग्रुप के अंदर कार्बन आता है, तो कार्बन का ऑक्साइड क्या होगा, CO2, ठीक है। और अगर हाइड्राइड बात करें तो क्या बनेगा, CH4। तो आप इजीली क्या है, इसका ऑक्साइड भी बना सकते हैं, हाइड्राइड भी बना सकते हैं इन फॉर्मूले। तो ये उन्होंने ऊपर क्या दिया, पूरे ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले दिया, आप इजीली उसे बना सके। जैसे फिफ्थ ग्रुप में फॉस्फोरस आता है तो ये बन गया P2O5, इसका ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और इसका हाइड्राइड क्या बन गया, CH3। तो इस तरीके से आप इजीली कोई भी एलिमेंट हो उसका ऑक्साइड या हाइड्राइड बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू मैंडलीव पीरियोडिक टेबल ग्रुप फिफ्थ में एलिमेंट है उसका ऑक्साइड क्या होगा, उसका हाइड्राइड क्या होगा। तो उस टाइम आपको इन फॉर्मूलों की जो ऊपर लिखे गए हैं इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो इस ग्रुप के अंदर हमने हाइड्रोजन को रखा है, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला हो गया H2O, ऑक्साइड हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्राइड बनेगा ही नहीं क्योंकि वो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये ऑक्साइड बन गया। तो इस तरीके से हम कोई भी जितने भी एलिमेंट यहाँ पर इन्होंने रखे उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड बना सकते थे। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक थी मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। और क्या था, इसकी जो डीमेरिट्स मैंने आपको बताई, ये बताई कि ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नहीं बता पाए। वो आइसोटोप्स होते क्या हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके मास नंबर क्या होते हैं, आइसोटोप्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब जब मास नंबर अलग अलग हैं तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। तो 3 आइसोटोप हो गए, एक हो गया आपका 1H1, एक हो गया 1H2 और एक हो गया 1H3। अब इसके अंदर देखो कि ये जो 1 है, 1 वाला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 2 मास नंबर वाला यहाँ आएगा और 3 मास नंबर वाला यहाँ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है। तो जब उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं तो उनको एक ही जगह पर आना चाहिए। लेकिन वो इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली आइसोटोप्स को कोई भी पोजीशन वो नहीं दे पाए। या क्लोरीन के आइसोटोप्स हमें मिलते हैं तो उनकी भी कोई पोजीशन नहीं। उन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए एक अलग ग्रुप दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट को उन्होंने एक अलग ग्रुप दिया। ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि उन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए अलग ग्रुप दिया, नॉर्मल एलिमेंट अलग, ट्रांजिशन एलिमेंट अलग। बाद में डिस्कवर्ड होने वाली थी नोबल गैसेस, बाद में डिस्कवर्ड हुई, नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर्ड हुई, लेकिन उन्होंने उनके लिए भी एक पहले से ही जीरो ग्रुप, उन्होंने कहा कि जब डिस्कवर्ड हो गई तो उन्होंने उनके लिए भी जीरो ग्रुप एक अलग से बनाया जो पीरियोडिक टेबल से अलग था, उन्होंने जीरो ग्रुप भी बनाया। तो इस तरीके से मैंडलीव ने जितने भी नोन एलिमेंट थे उस समय उन सबको क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। कुछ प्रॉब्लम के अलावा उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी। उस पीरियोडिक टेबल से ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई और कुछ चीजें जो मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं है। जैसे ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले सिर्फ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में थे, न्यू पीरियोडिक टेबल के अंदर वो नहीं है। तो ये क्या है, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, मैंडलीव की। फिर उसके बाद हमें इसके अंदर इसकी जो भी लिमिटेशंस थी कि वो आइसोटोप्स के जगह नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने क्या लिया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लिया था। जैसे ही उसको चेंज किया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर किया गया, आइसोटोप सारे कहाँ आ गए,
सारे के सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप फर्स्ट ग्रुप में ही आ गए, यहीं आ गए, क्योंकि हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली अरेंज किया। तो जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे तो जो जिनका एटॉमिक नंबर सेम है वो एक ही जगह पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स क्या हो गई, सॉर्ट आउट हो गई। तो इसलिए मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस हमने आज पढ़ी हैं, ये आपको समझ आ गई होंगी। इसके आगे का पहले आप इसकी प्रॉब्लम्स पूछ लीजिए, फिर हम आगे का पढ़ते हैं।